Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 7th and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme A, India and the World, Land and the People. In this theme we have already completed chapter 1, chapter 2 and this is chapter 3. In this chapter we have completed part 1 and in this video we will discuss about factors affecting the climate. We have already discussed about two factors. One of them factor that affects climate, that is latitude, other is altitude. Okay, now we will discuss about the proximity to the sea. Proximity to the sea क्या होता है? समुद्र के किनारे या दूर वाला एरिया. ओके, टेम्परेचर्स इन कोस्टल एरियाज डू नॉट वेरी मच. कोस्टल क्या होता है? वो एरिया जो समुद्र के किनारे, उसको हम कोस्टल एरियाज बोलते हैं. तो यहाँ इस एरिया में जो तापमान होता है उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा. बहुत कम डिफरेंसेस होते हैं उनके जो टेम्परेचर्स होते हैं उस एरिया के. द समर्स आर नॉट टू हॉट, और गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, सर्दियों में ना ही ज़्यादा सर्दी होती है. दैट इज़ बिकॉज द सी एक्ट एज अ मॉडरेटर फॉर द टेम्परेचर. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो समुद्र है वहाँ पे मॉडरेटर का काम करता है टेम्परेचर के लिए. कैसे मॉडरेटर का काम करता है? वो इस तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है कि ना ही वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है ना ही वहाँ पे ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो बीच का जो है वहाँ पे टेम्परेचर रहता है हमेशा. This diagram sums up the phenomena and your science text will explain this further while discussing the heating and cooling of land and water in coastal regions. तो ये डायग्राम आपको जो शो किया गया है फिगर 3.6, इसमें हम देखेंगे क्या फिनोमिना है और इस फिनोमिना के बारे में हम अपनी साइंस के टेक्स्ट बुक में भी पढ़ेंगे. जब हम आगे की क्लासेस में आ जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे. अभी जिस तरीके से दिया गया है उस तरीके से इसको हम समझने वाले हैं. While discussing the heating and cooling of land and water in coastal region, तो इसमें किसकी चीज़ के बारे में बताया कि हीटिंग और कूलिंग जो है लैंड और वाटर की. इट मीन्स जो वाटर जो समुद्र के अंदर है कोस्टल रीजन्स के अंदर, उसके बारे में हम इस पिक्चर के अंदर जो फिगर 3.6 है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. द रिजल्ट इज दैट दोज रीजन्स टेंड टू बी मोर टेम्परेट. और इसी वजह से जो कूलिंग ऑफ लैंड और वाटर जो हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारी जो वहाँ की जो लैंड है और पानी जो है वो कैसे जो है जल्दी ठंडा हो रहा है, कैसे गर्म, मतलब कि गर्म होता है फिर ठंडा हो जाता है, गर्म होता है फिर ठंडा हो जाता है, लैंड भी गर्म हो जाती है फिर ठंडी हो जाती है, पानी भी जो है जो ओशंस में है वहाँ के आसपास का एरिया में वो जो है गर्म जो है और ठंडा कैसे हो रहा है, इसका यही इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. दिस रिजल्ट इज दैट दोज रीजन्स टेंड टू बी मोर टेम्परेट. इसी वजह से क्या होता है इन एरियाज में जो है टेम्परेचर जो है वो ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा हॉट है, मॉडरेट है, बीच का टेम्परेचर रहता है. एज यू मूव inland from the coast, the temperature gets more extreme. Summer temperature will be higher and winter temperatures lower. तो अब जो है हम इस फिगर को अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे. फिगर 3.6 है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्टेंस सी से क्या है. समर सीजन में क्या होगा? समर सीजन में आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, समर सीजन में क्या होता है, सूरज जो होता है, मान लीजिए ये सूरज है, इसकी रोशनी जो है इसको जो है लैंड जो है बहुत जल्दी से यहाँ से हीट को ऑब्जर्व कर लेती है. सूरज की रोशनी पड़ती है धरती पे तो लैंड क्या करती है, वो हीट को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेती है. लेकिन सी क्या करती है, ये पानी है, यहाँ पे पानी है, ओशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट जो है वो बहुत धीरे धीरे जो है हीट ऑब्जर्व करेगा. जो समुद्र का पानी है, पानी जो है हीट को बहुत धीरे धीरे जो उसको ऑब्जर्व करेगा. ठीक है, लेकिन लैंड क्या करती है, बहुत जल्दी हीट को ऑब्जर्व कर लेती है. ओके, तो क्या होगा यहाँ पे जो होगा टेम्परेचर जो होगा वो मॉडरेट का काम करेगी. ये सी टेम्परेचर को मॉडरेट करने का काम करेगी सी. तो आप देखेंगे यहाँ पे जो टेम्परेचर जो है, जब यहाँ से कोस्टल रीजन से क्या होगा, ठंडी हवा बह के इधर जाएंगी ना, तो ये टेम्परेचर को क्या करेंगी, ना ही ज़्यादा गर्म रखेंगी ना ही ज़्यादा ठंडा रखेंगी. टेम्परेचर को मेंटेन का कारण वो जो है टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेंगी. कोस्टल रीजन से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कूल जो है ठंडी हवा बह के जो है सी से निकल के जाएगी. ओके, तो यही चीज़ इसमें बताइए कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है. लेकिन सी में क्या होता है, वाटर बहुत उसको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है ठंडा होने में और गर्म होने में भी काफ़ी उसको समय लगता है. तो ये जो है सी जो है, जो ठंडी हवा जो पानी है वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा
और जब बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा तो ये टेम्परेचर को ना ही ज़्यादा गर्म होने देगा और ना ही टेम्परेचर को ज़्यादा ठंडा होने देगा, तो ये मेंटेन करके रखेगा। ओके, अब हम जो है इस फिगर में देख लेते हैं, दूसरी वाली फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं। सेकेंड फिगर जो दी गई है इसमें, तो इसमें जो है विंटर सीजन के बारे में बताया गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने समर सीजन से रिलेटेड इसमें पढ़ा था कि कैसे जो है समुद्र से जो है ठंडी हवा जा रही है और फिर कैसे टेम्परेचर जो है उसको बैलेंस कर रही है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, जो ठंडी हवाएं जो समुद्र से जो पानी जा रहा है। ओके, अब हम देख लेते हैं इस एरिया में। इस एरिया में आप देखेंगे विंटर सीजन की बात हो रही है। आउट गोइंग हीट फ्रॉम द सन, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हीट जो है सन की वो ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी लूजेस हीट स्लोली। यहाँ पे ये बताया है कि जो समुद्र में जो पानी है उसमें जो हीट है वो बहुत धीरे धीरे, जो पानी जो गर्म है बहुत धीरे धीरे जो है ठंडा हो रहा है। ओके, और लैंड जो है उसमें जो हीट थी वो बहुत जल्दी ठंडी हो गई। लैंड जो है जब गर्म हुई थी वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन पानी जो है उसको बहुत टाइम लगता है ठंडा होने में। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, सी से जो है आप देखेंगे, यहाँ से सी से जो है जब लैंड जब ठंडी होगी तो गर्म हवाएं चल के जाएंगी। यहाँ से ऊपर के केस में क्या था, कूल एयर जा रही थी यहाँ से सी से होते हुए। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, जब यहाँ से वार्म एयर जाएगी, कोस्टल रीजन से होती है जब वार्म एयर जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जब जो एरिया जो है जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे लैंड होगी वो तो बहुत जल्दी जो है ठंडी हो जाएगी, लेकिन जो सी जो पानी है होगा उसके आसपास का एरिया, जिस एरिया में पानी होगा उसको जो है बहुत टाइम लगेगा और बहुत धीरे धीरे पानी ठंडा होगा। तो ये प्रोसेस जो विंटर जो सीज़न होता है उसमें ऐसा होता है। तो जो हीट होती है जो अर्थ से वो ऊपर की तरफ जाती है। ओके, और इस केस में क्या था, हीट जो थी वो नीचे की तरफ आ रही थी क्योंकि सूरज की रोशनी थी, क्योंकि हीट सूरज से आ रही थी तो वो ये वाली बात होगी। और यहाँ से सिर्फ ठंडी हवाएं जा रही थी। इस केस में क्या है, ये समुद्र से क्या हो रहा है, ठंडी हवाएं जा रही है, ऊपर की ओर हवा जा रही है। ठीक है, हीट जो है अर्थ से निकल के कहाँ जाएगी, समुद्र अगर ठंडा होगा जो उसके अंदर पानी है तो वो हीट जो है वो कोस्टल रीजन में कैसे जाएगी, कौन सी हवा लेके जाएगी, वो वार्म एयर लेके जाएगी। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। एज यू मूव इनलैंड फ्रॉम द कोस्ट द टेम्परेचर गेट मोर एक्सट्रीम। मैंने जिस तरीके से बताया, जब हम इनलैंड की तरफ जाते हैं कोस्ट में, किनारे वाले एरिया पे टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड विंटर टेम्परेचर स्लोअर क्या हो जाता है, जब समर में तो क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, विंटर में टेम्परेचर लोअर हो जाएगा। For instance, Mumbai and Nagpur are located at a similar latitude, but Mumbai being near the sea has cooler summers around 32 degrees Celsius and milder winters around 18 degrees Celsius. While Nagpur away from the coast experience up to 44 degrees Celsius in summer and about 10 degrees Celsius in winter. As you can see, Mumbai's range of temperature is the difference between the maximum and minimum is about 14 degrees Celsius, while the range at Nagpur reaches 34 degrees Celsius. तो मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा जो है कोस्ट लैटिट्यूड्स के बारे में हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें बोला है कि जो मुंबई है और जो नागपुर है, ये हमारा मान लीजिए ये मैप है। ओके, ये ठीक है, ये मैप वाला एरिया है। तो ये तो हमारा कोस्टल एरिया है, तो आपको पता है ये कोस्टल एरिया है। तो ये जो नागपुर है और मुंबई ये सेम लैटिट्यूड पे यहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही सिमिलर लैटिट्यूड पे, लेकिन मुंबई जो है वो समुद्र के किनारे है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, वहां पे जो समर होंगी वो ठंडी होंगी। ओके, 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और माइल्डर विंटर्स होंगी, मतलब बहुत कम सर्दी होगी इस एरिया में। और आप देखेंगे विंटर्स में क्या होगा, यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस होगा विंटर्स में, माइल्डर विंटर्स होगा तो 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन नागपुर की अगर हम बात करें, वहां पे जो सेम लैटिट्यूड पे होने के बावजूद भी वहाँ पे समर्स में टेम्परेचर जो है वो 44 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, और अब विंटर में कितना जा रहा है, वहाँ पे विंटर पे 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कितना ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। दोनों ही सेम लैटिट्यूड्स पे दोनों ही एरिया लाई करते हैं, लेकिन डिफरेंसेस देखो आप कितने ज़्यादा है। जैसे कि हमने मुंबई की रेंज देखी टेम्परेचर की, तो रेंज क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर की जो हम रेंज बताते हैं तो वो डिफरेंस होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। तो 14 डिग्री सेल्सियस तो मैक्सिमम है। ओके, और रेंज जो है नागपुर की, उन्होंने मैक्सिमम नहीं है, उन्होंने मतलब डिफरेंस बताया 14 डिग्री सेल्सियस। मुंबई की रेंज ऑफ टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है,
लेकिन जो नागपुर की जो टेम्परेचर नागपुर की जो रेंज है टेम्परेचर वो 34 डिग्री सेल्सियस है। तो देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मुंबई में तो 14 डिग्री सेल्सियस रेंज ऑफ टेम्परेचर है, नागपुर का 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि दोनों ही एरिया आप देखेंगे सेम लैटिट्यूड पे लाई कर रहे हैं तब जाके। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट विंड्स। अब हम विंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वन ऑफ द फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है हमारे क्लाइमेट को। अभी तक हमने 3 फैक्टर्स पढ़ लिए। फर्स्ट फैक्टर जो हमने पढ़ा था वो लैटिट्यूड था, सेकेंड एल्टीट्यूड था, और थर्ड हमने प्रॉक्सिमिटी टू द सी, जो ऐसा मतलब कि समुद्र के किनारे वाला एरिया, ठीक है, या उससे दूर वाला एरिया, उसकी जो स्टडी करते हैं हम उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी टू द सी। और अब हम विंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। विंड्स क्या होता है? विंड्स कैन मूव मासेस ऑफ वार्मर और कूलर एयर। विंड क्या करती हैं? ये गर्म और ठंडी हवा को बहा के ले जाती हैं। स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश ऑफन रिसीव्स विंड ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट। इसमें ये बताया है कि जैसे कि स्टेट्स हो गई, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इस वाले एरिया में जो है हवा जो है वो वेस्ट साइड से चलती है, ठीक है। हैविंग ट्रेवल्ड ओवर द डेजर्ट्स ऑफ अरेबिया टू अफगानिस्तान। जब हम ट्रेवल कर रहे हैं डेजर्ट्स में, अरेबिया से हम कहाँ जा रहे हैं? ये मान लो हम अरेबिया से जो है हम अफगानिस्तान की तरफ जो है जाते हैं, और फिर जब अरेबिया डेजर्ट से जब हम अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं ना, तो क्या होता है? ये देखो, अरेबिया से जब हम अफगानिस्तान से फिर डेजर्ट्स की तरफ जा रहे हैं ना, तो क्या होता है? दे ब्रिंग ड्राई एंड हॉट एयर। यहाँ पे जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा हीट वेव्स होती हैं समर सीजन के अंदर। ओके, क्योंकि ये डेजर्ट से आ रही है ये हवा चल के। ओके, लेकिन जब हम समर्स की बात करें, विंटर्स की बात करें, इन विंटर कोल्ड विंड्स फ्रॉम अक्रॉस द हिमालयस क्रीप इनटू द हिमालयन फुटहिल्स रिजल्टिंग कोल्ड वेव्स। आप देखेंगे हिमालय से जब हवा चलती हुई आएगी तो क्या होगा? जब हिमालय से ठंडी हवा जब चलती हुई आएगी तो क्या होगा? तो यहाँ पे कोल्ड वेव्स देखने को मिलेंगी। ओके, जब ऊपर से जब ठंडी हवा हिमालय से चल के आएंगी तो इस वाले रीजन में आपको कोल्ड वेव्स देखने को मिलेंगी। लेकिन जब डेजर्ट से आ रही है तो यहाँ पे हमें हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं। वो समर सीजन्स में विंटर में कोल्ड विंड्स होती है, विंटर में कोल्ड विंड होगी, तो आप देखेंगे विंटर में क्या होगा? जब ठंडी हवा चल के आएगी हिमालय के पूरे फुट हिल्स में, तो उसका रिजल्ट जो है वो ठंडी वेव्स में देखने को मिलेगा हमें। Winds affect not only temperature but also humidity and in turn precipitation. विंड जो है, हवा जो है, उसका प्रभाव सिर्फ तापमान पे ही नहीं पड़ रहा, बल्कि उसका तापमान जो प्रभाव है वो नमी पे भी पड़ रहा है, बल्कि बारिश पे भी पड़ रहा है। जो बारिश हमारी प्रेसिपिटेशन जिसको हम कहते हैं, जो पानी जो है धरती पे किसी फॉर्म में भी आता है, वेदर इट इज स्नो, वेदर इट इज आइस, किसी भी फॉर्म में आ रहा है, तो हेल की फॉर्म में आ रहा है, स्नो की फॉर्म में आ रहा है, तो उस पर भी जो है विंड हवा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वी सॉ ड्राई विंड्स कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट डेजर्ट्स। इन कॉन्ट्रास्ट हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जो ड्राई विंड्स जो होती हैं वो कहाँ से चल के आती हैं? जो शुष्क हवाएं होती हैं, हवा जो है वो बहुत ज़्यादा असर डालती है। जो शुष्क हवाएं होती हैं ना, वो डेजर्ट से चल के आती हैं, ओके, इस वाले एरिया में। और ये जो हवा होती है ये बहुत ज़्यादा असर डालती है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। विंड इफेक्ट्स टेम्परेचर। विंड जो है वो टेम्परेचर पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। ओके, तो गर्म हवा चलती है यहाँ पे इस वाले एरिया में, जो गर्म हवा चलती है जो डेजर्ट से चल के आती हैं, उसी को हम लोग लू कहते हैं। लेकिन जब ये नॉर्थ रीजन से, हिमालय से जब ठंडी हवा चल के आ रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड वेव्स। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि हम जो यहाँ से जो हवा चल के आ रही होगी, वो जो हवा होगी वो बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, सूखी होगी। ओके, ड्राई होगी जो डेजर्ट से चल के आएगी। और अगर उसके अपोजिट हम बात करें, विंड्स जो है, अगर हवा समुद्र से चल के आएगी तो वो बहुत ज़्यादा अपने साथ जो है धरती पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेके आएगी, बहुत ज़्यादा नमी लेके आएगी, और उससे फिर क्या होगा? उससे बारिश होने के चांसेस बन जाएंगे। ओके, वी विल सून सी द केस ऑफ द मॉनसून विंड्स। और फिर हमें क्या है यहाँ पे
ये देखने को मिला कि कैसे जो है मॉनसून जो है वो विंड लेके आते हैं, ये हमें देखने को मिलेगा। हवा जब समुद्र से जब पानी की नमी लेके आती है धरती के ऊपर, तो फिर क्या होता है, मॉइस्चर उस क्या होता है, उससे बारिश हो जाती है। सी से जब लैंड की तरफ आती है, तो जब गर्म हवाएं जब आती है ना, तो नहीं, सी से जब आप देखेंगे सी पे जो हवा चल रही है वो जो है बहुत ठंडी चल रही है। हाँ, सी पे जो है बहुत ठंडा है, लेकिन वहां का जो टेम्परेचर आप देखेंगे वो अपने साथ हॉट टेम्परेचर लेके आएगा। सी से जब हम लैंड की तरफ आएंगे ना, तो वहां पे जो आप देखेंगे वहां पे ठंडी हवा हमको देखने को मिलेगी, लेकिन वहां पे हॉट टेम्परेचर जो है वो कैरी लेके आएगी हवा अपने साथ, मतलब वहां का टेम्परेचर हॉट होगा। ठीक है, और मैंने आपको जैसे बताया है कि बारिश जो है वो तभी होगी जब उसमें हवा अपने साथ जो है मॉइस्चर लेके आएगी। ओके, लेट्स रिमेंबर, इन योर ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी यू स्टडीड द वाटर साइकिल। आपने क्लास 6 साइंस की जो टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी थी, जिसको मैंने भी पढ़ाया है, आप चेक के सारे वीडियोस जो हैं उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, एनसीईआरटी एजुकेशन आरती मिश्रा। तो आप देखेंगे उसमें एक चैप्टर था, उसमें मैंने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ाया है। तो वाटर साइकिल क्या होता है उसी के बारे में इसमें बता रहे हैं। द वाटर फ्रॉम द ओशंस एंड द अर्थ सरफेस इवेपोरेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर एज वेपर एंड रिटर्न एज रेन, हेल और स्नो। जो पानी समुद्र से धरती की सतह के ऊपर आ रहा है, और फिर क्या होता है, वो पानी धरती की सतह पे जो ओशंस में है वो भाप बन के उड़ जा रहा है, और फिर से क्या हो रहा है, वो कंडेंस होता है, फिर वो धरती पे आता है प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में। प्रेसिपिटेशन फॉर्म में चाहे बारिश की फॉर्म में आ रहा हो, चाहे वो हेल की फॉर्म में आ रहा हो, ओले की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में आ रहा हो। तो ये जो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे एक अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मान लीजिए ये हमारा ओशन है, इसमें बहुत सारा पानी है। ठीक है, और ये जब इवेपोरेट हो जाएगा, ये इवेपोरेट होगा, तो फिर क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा, फिर बादल बनेंगे, फिर बादल जो है पानी बरसात करेंगे नीचे। तो ये क्या है, ये जो पूरी प्रोसेस होती रहती है, इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। मीन्स पानी जो है इवेपोरेट होके बादल, मतलब कि इवेपोरेट होके बादल बना, बादल से फिर क्या हुआ, कंडेंस हुआ, फिर वो जो है बारिश की फॉर्म में नीचे आया, उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। तो ये साइकिल जो है कंटिन्यूसली चलती रहती है एटमॉस्फेयर के अंदर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होती है? टोपोग्राफी द टोटलिटी ऑफ द फिजिकल सरफेस ऑफ फीचर्स ऑफ एन एरिया। मीन्स जो किसी भी एरिया की जो भौतिक विशेषताएं हैं, मतलब किसी भी जगह की जो भौतिक विशेषताएं, मीन्स उस मतलब कि अर्थ की जो, मतलब कि आप देखेंगे कहीं पे क्या है, माउंटेन्स हैं, दिस में इंक्लूड माउंटेन्स, हिल्स, वैली, स्लोप्स, कोस्ट। मतलब आपको फिजिकल सरफेस बतानी है, मतलब धरती की सतह कैसी है, किसी भी एरिया की धरती की सतह जिस भी तरीके की है उसी को हम टोपोग्राफी बोलते हैं। हो सकता है धरती की सतह जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ के फॉर्म में हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हिल्स हो वहाँ, मतलब हिल्स हो वहाँ पे, हो सकता है कहीं पे एरिया बहुत ज़्यादा प्लेन हो, कहीं पे घाटियाँ हो, कहीं पे स्लोप्स ढलान बने हो, उबड़ खाबड़ हो, कहीं पे ऊंचे हो, कहीं पे नीचे हो, कहीं पे कोई एरिया जो है समुद्र के तट के किनारे हो, जिसको हम कोस्ट बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं टोपोग्राफी। ओके, finally the topography of a region also plays an important role in determining its climate. टोपोग्राफी जो है किसी भी एरिया की, मतलब वहाँ की लैंड कैसी है, ऊंची है, नीची है, या घाटी है, ठीक है, या प्लेन एरिया है, तो वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है क्लाइमेट को का पता लगाने में। फॉर इंस्टेंस द हिमालयस एंड द काराकोरम रेंज प्रोटेक्ट्स टू सम एक्सटेंट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स फ्रॉम द वेंट ऑफ द कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। आप देखेंगे हिमालयस जो हैं वो ऊपर की तरफ हैं। मैं आपको बता देती हूँ, हिमालयस जो हैं, ये हमारा मैप है इस तरीके से, हिमालयस जो है वो ऊपर की तरफ हैं, ठीक है। जो हिमालयस जब ऊपर की तरफ होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक बीच में काराकोरम रेंज आ जाती है, वो क्या करती है, वो रोकने का काम करती है, जिससे कि जो ठंडी हवाएं जो आ रही है ना वो सेंट्रल एशिया में ना आ पाए। ये मान लो सेंट्रल एशिया है, ये वाला पार्ट आपका सेंट्रल एशिया है। जो हिमालय
तो आपको मालूम है यहाँ पहाड़ है, और यहाँ पे तो फिर बहुत ठंडी हवाएं होगी। जो यहाँ से ठंडी हवाएं चल के आएंगी, हिमालय से जो ठंडी हवा चल के आएंगी सेंट्रल एशिया के, मतलब जो चल के आएंगी, तो वो ठंडी नहीं आएगी, क्योंकि उसके बीच में क्या है, काराकोरम एक रेंज है, ठीक है, एक पर्वत की श्रृंखला है, उसके वो एक बैरियर का काम कर रही है, जिसकी वजह से जो ठंडी हवा जो है वो सेंट्रल एशिया वाले रीजन में नहीं आ पाती हैं। The Himalayas and the Karakoram regions protect to some extent the Indian subcontinent from the winds of cold as of Central Asia. The nearly flat topography of the Thar Desert, on the other hand, has nothing to protect it from hot and dry winds. आप देखेंगे जैसे कि ये वाला एरिया है, यहाँ पे क्या है, थार डेजर्ट है, तो यहाँ पे कोई बैरियर नहीं बना हुआ कि जी हॉट जो ठंडी हवा है, हॉट और ड्राई विंड से उनको रोकने के लिए। लेकिन जो हिमालय से जो ये विंड आ रही है, उसके लिए क्या बना हुआ है, उसके लिए एक जो हमने अभी पढ़ा था काराकोरम रेंज है, वो प्रोटेक्ट कर रही है कि वो ठंडी हवाएं सेंट्रल एशिया वाले रीजन में ना आ सके। ओके, तो इन्होंने यही बताया है कि द नियरली फ्लैट टोपोग्राफी, जो थार डेजर्ट की टोपोग्राफी है वो बिल्कुल फ्लैट है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें, ऑन द अदर हैंड हैज नथिंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हॉट एंड ड्राई विंड्स, और कुछ भी ऐसा बैरियर नहीं बना हुआ है जो कि गर्म और ठंडी हवाओं को रोक सके। जैसा कि हमने अभी कोल्ड डेजर्ट से जो कोल्ड एयर आ रही थी उसके बारे में हमने, कोल्ड विंड आ रही थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। In the next section, we will see the role of the Western Ghats in India's southwest monsoons. अब जो है, जो नेक्स्ट सेक्शन जो है उसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून कैसे आता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको अभी अच्छे से समझा देती हूँ। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो कैसे आता है, आप देखिए, ये जो है यहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं होती हैं, तो यहाँ पे कुछ हिल्स वगैरह कुछ ऐसे बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ समुद्र से हवा जो है वो चलती है, सी है यहाँ पे, सी से जो हवा चलती है तो यहाँ पे कुछ बैरियर का काम करती हैं, कुछ हिल्स है। इस वजह से जो क्या होता है, जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे जो है हमें साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिलता है। यहाँ पे बारिश जो है बहुत ज़्यादा तेज होती है, हाई रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ईस्टर्न घाट्स में लो रेनफॉल, डेक्कन वाला जो एरिया है वहाँ पे हमको लो रेनफॉल देखने को मिलता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ओके, इस वजह से तो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो हमें वेस्टर्न वाले घाट्स वाले एरिया में देखने को मिलता है, और कैसे मिलता है इसके बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए कैसे साउथ वेस्ट मानसून हमें देखने को मिलता है। ये वाला एरिया है, ओके, और यहाँ पे तो ओशंस है, मैंने आपको बताया ये ओशंस है, और ये मैं आपको डायरेक्शन बता देती हूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वाला वेस्ट है, ये वाला ईस्ट है। ओके, तो यहाँ पे जो है हवा चल रही है यहाँ से, ठीक है, हवा चल रही है, यहाँ से हवा चलेगी, ठंडी हवा चलेगी, और यहाँ पे कुछ हिल्स बने हुए हैं। इस कारण क्या होगा, यहाँ पे तो बहुत तेज बारिश होगी, लेकिन यहाँ पे लो रेनफॉल देखने को मिलेगी डेक्कन वाले एरिया में। ओके, आपको डेक्कन एरिया में जो है लो रेनफॉल देखने को मिलेंगी। और साउथ वेस्ट मानसून हमारा कैसा होगा, ये हमारा जो है ये वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे क्या है साउथ वेस्ट मानसून है, ये साउथ है ये वेस्ट है, तो इस डायरेक्शन से हम पता लगा सकते हैं कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आते हैं। ओके, पुटिंग इट ऑल टुगेदर, मतलब आगे जो है हम वेस्टर्न घाट्स में जो है इंडिया के अंदर साउथ वेस्ट मानसून कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे के सेक्शंस में। तो अभी जो है मैं आपको पुटिंग इट ऑल टुगेदर हम पढ़ लेते हैं, सभी जो फैक्टर्स जो हमने पढ़े हैं उनको अगर हम साथ ले लें तो हम क्लाइमेट का पता लगा सकते हैं। द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन इज डिटरमाइंड कलेक्टिवली बाय ऑल द अबव फैक्टर्स। क्लाइमेट अगर हमें किसी भी एरिया का अगर हमें क्लाइमेट बताना है तो हम सारे ही फैक्टर्स को जब इकट्ठे तरीके से उसका पता लगाएंगे ना, तभी हम क्लाइमेट के बारे में बता सकते हैं। डिस्क्राइबिंग द क्लाइमेट इन्वॉल्व्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन,
rain or snowfall, occurrence of fog or mist, and wind conditions in a region over 3 decades or more. तो आप देखेंगे हर अगर हमें क्लाइमेट बताना है तो किसी भी जगह का अगर हमें क्लाइमेट बताना है तो उसके लिए हमें टेम्परेचर का पैटर्न बताना पड़ेगा, बारिश कैसी हो रही है, प्रेसिपिटेशन वो बताना पड़ेगा कि वो रेन की फॉर्म में है, स्नोफॉल की फॉर्म में है, या मिस्ट है, या हेल है, स्नो है, कुछ भी एक्सेट्रा। तो ये पैटर्न को हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड विंड कंडीशन, हवाएं कैसी चल रही हैं, वो भी मतलब कि 3 डिकेड्स तक। इतना जब हम पूरा पैटर्न जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना किसी भी एरिया का, तब हम ये बता पाते हैं कि इस एरिया का क्लाइमेट ऐसा है। ठीक है, तो हमें क्लाइमेट पता करने के लिए हम टेम्परेचर का पैटर्न भी देखेंगे, प्रेसिपिटेशन भी देखेंगे, और विंड की कंडीशन क्या है उस रीजन की, वो भी 3 डिकेड्स तक। जो 1 डिकेड होता है दैट इज ऑफ 10 ईयर्स, 2 डिकेड इज ऑफ 20 ईयर्स एंड 3 डिकेड्स ऑफ 30 ईयर्स। तो जब हम 30 ईयर्स का पूरा हम पैटर्न जब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, देन वी विल से कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का। अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है। ए माइक्रो क्लाइमेट इज अ क्लाइमेट localized in small area which differs from the climate in the surrounding regions. माइक्रो क्लाइमेट वो चीज़ होती है, क्लाइमेट जो है हम एक छोटे से एरिया का क्लाइमेट जब हम लोग का पूरी स्टडी करते हैं ना, और उस जो क्लाइमेट हम स्टडी कर रहे हैं उस एरिया क्लाइमेट जो है दूसरी एरिया से बहुत ज़्यादा अलग होता है, उसको हम कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट। ओके, इट हैज़ अ यूनिक पैटर्न ऑफ टेम्परेचर। जो हमने कहा माइक्रो क्लाइमेट, अगर हम किसी एरिया का अगर छोटे से एरिया का जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाकी एरिया का तो सबका अलग है और इसका सबसे ज़्यादा अलग है, वो बहुत ज़्यादा अलग है छोटे से एरिया का जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसी को माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं। वहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, नमी कैसी है, प्रेसिपिटेशन कैसा है एक छोटे से एरिया का, उसको हम कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे शो किया गया है, ये अरावली वाला एरिया है और ये अर्बन हीट आइसलैंड्स है, इस अर्बन एरिया का शो किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे माउंटेन्स है, माउंटेन्स यहाँ पे प्लेन है, तो सबका जो आप देखेंगे यहाँ का इस एरिया का क्लाइमेट अलग होगा। ओके, अब हम अर्बन हीट आइसलैंड्स की बात कर लें, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, यहाँ पे रोड है, तो यहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट होगा। ओके, तो जब हम इनके पैटर्न्स ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, ह्यूमिडिटी देखेंगे इन एरियाज की, और प्रेसिपिटेशन देखेंगे, तब हम जो है बता सकते हैं कि माइक्रो क्लाइमेट जो एक छोटे से एरिया की जब हम स्टडी करते हैं और वो क्लाइमेट सभी एरियाओं से अलग होता है, उसको हम कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट। ओके, किसी एक पर्टिकुलर जगह का पैटर्न जब अलग होता है उसको हम कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट। ओके, और क्लाइमेट के लिए हम किसके स्टडी करते हैं, पैटर्न्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। ओके, फॉर इंस्टेंस इनक्लोज्ड वैलीज एंड सम फॉरेस्ट हैव माइक्रो क्लाइमेट्स ऑफ देयर ओन। तो इन्होंने ये बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वैलीज हैं यहाँ का और कुछ जंगल्स हैं, तो इनका माइक्रो क्लाइमेट्स होता है, अपना खुद का ही होता है। सो द अर्बन हीट आइसलैंड दैट इज कॉमन सिटीज, कुछ आपको जो शहर होते हैं वहाँ पे अर्बन हीट आइसलैंड्स देखने को मिलेंगे शहरों के अंदर, क्योंकि वहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी रोडें बनी हुई हैं और बहुत कम पेड़ पौधे हैं, इसी वजह से इसको अर्बन हीट आइसलैंड्स बोला गया, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। ऑल दिस ट्रैप द हीट एंड दे आर ऑफन मच वार्मर देन द सराउंडिंग रीजन्स। और आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ना, ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, हीट को ट्रैप कर लेते हैं, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है इन एरियाज में। ठीक है, कहाँ पे, अर्बन वाले एरियाज में, क्योंकि ये पिक्चर आपको शो की गई है, ये अर्बन हीट आइसलैंड्स की है और ये वाली अरावलीज की है, वैलीज वाले एरिया के। Microclimates can influence the local flora and fauna, the crops grown, and impact human health and well-being. माइक्रोक्लाइमेट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जो वहाँ के पेड़ पौधे जो उग रहे हैं उस एरिया में, और वहाँ पे जो भी एनिमल स्पीशीज रह रही हैं, जानवर रह रहे हैं, तो उन पे माइक्रोक्लाइमेट्स का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो फसलें जो उगाई जा रही हैं, लोगों के स्वास्थ्य पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है माइक्रोक्लाइमेट्स का। वहाँ का जो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है ना किसी बाकी एरिया से अगर हम कंपेयर करें तो। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट मानसून्स क्या होते हैं, कैसे जो हैं हवाएं जो हैं मानसून्स बनते हैं, कैसे बारिश होती है, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। इंडिया के केस में जो बारिश होती है वो मानसून की वजह से ही होती है। अब इस टॉपिक के बारे में जो है
हम पढ़ रहे हैं द मानसून्स की बारिश कैसे होती है। द मानसून सीजन इज सेंट्रल टू लाइफ इन इंडिया। मानसून सीजन जो है ये सेंट्रल माना जाता है इसको, हमारे इंडिया के अंदर सेंट्रल वाले एरिया में जो है इसका काफ़ी बड़ा रोल है। ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स rivers fills up, the soil is soaked with water crops grown and life thrives। मानसून सीजन्स में आप देखेंगे नदियाँ जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, ओवरफ्लो कर रही होती हैं वो, और जो मिट्टी होती है वो गीली हो जाती है, और पानी भी होता है उसके अंदर, पानी के अंदर मिट्टी डूब जाती है और फसलें अच्छी तरीके से ग्रो कर रही होती हैं, लोगों के जीवन में खुशहाली आ जाती हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द वर्ड मानसून विच कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम मीनिंग सीजन। जो मानसून जो हमारा वर्ड है ना वो किससे डिराइव्ड हुआ है? मानसून जो वर्ड है वो हमारा मौसम से डिराइव्ड हुआ है। ओके, ये जो हमारा जो मानसून वर्ड है वो अरेबिक वर्ड मौसम से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग क्या है? सीजन। सीजन क्या होता है? मौसम। रेफर्स टू सीजनल विंड्स। और सीजन क्या होता है? ये अपनी ही सीजन की जो हवाएं चलती हैं एक लार्ज एरिया में ऑफ इंडियन ओशंस, जैसे कि जो हवाएं इंडियन ओशन से होती हुई जाते हैं, सराउंडिंग रीजन्स से लेते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ एशिया, तो इन एरिया से जो हवा बह के आती है उनको हम सीजनल विंड्स बोलते हैं। दिस ईयरली पैटर्न टू द मानसून्स। अब देखेंगे जो पूरे साल का जो है पैटर्न मानसून्स का वो बना हुआ है। द मैकेनिज्म इज कॉम्प्लेक्स। और ये कैसे बनते हैं, मतलब मानसून जो है वो कैसे बारिश होती है, ये जो मैकेनिज्म है ये बहुत ज़्यादा जटिल है। बट बेस्ड ऑन द सिंपल फैक्ट दैट लैंड हीट्स अप और कूल डाउन फास्टर देन द ओशन। लेकिन अगर हम एक सही तरीके से तथ्य के तौर पे अगर इसे समझें ना साधारण तौर पे, तो ये चीज़ है कि जो ज़मीन है वो बहुत जल्दी जो है गर्मी जो है वो कैच कर लेती है और ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है गर्मी दैन द ओशंस। अगर हम ओशन से कंपेयर करें, ओशन मीन्स कोई भी वाटर बॉडीज हो सकती है, अगर हम किसी भी वाटर बॉडी से इसको कंपेयर करें लैंड को, तो लैंड तो बहुत जल्दी गर्म हो रही है और ठंडी हो रही है, लेकिन जो ओशन जो है, जो पानी है, वो उस केस में क्या होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है, उसके अंदर पानी बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। Monsoons bring out the fundamental relationship between temperature, pressure and wind movement। Monsoons जो है वो उसका एक बेसिक सा रिलेशनशिप है टेम्परेचर, प्रेशर और विंड मूवमेंट के अंदर। ओके, आपको मैं बता दूं जो बारिश जो वो है जो बनती है उसका एक बहुत बड़ा संबंध होता है तापमान के साथ, प्रेशर के साथ, दाब के साथ जैसे हिंदी में बोलते हैं, और विंड जो कहाँ से हवा जो बह के आ रही है उसका बहुत बड़ा रोल है। उसमें मॉनसून जो है उसके लिए, बारिश के लिए जो है टेम्परेचर और प्रेशर जो विंड मूवमेंट है इनमें एक कोऑर्डिनेशन होता है, बहुत बड़ा एक इनके बीच में एक संबंध है, उसी वजह से जो है मॉनसून्स होते हैं, उसी वजह से जो है बारिश होती है। ओके, टू पुट इट सिंपली एज समर बिगिंस द एशियन लैंडमार्क्स हीट्स अप। आप देखेंगे जैसे जैसे गर्मी शुरू हो जाती है तो एशिया में जो धरती है वो गर्म होती चली जाती है। एशिया वाले पार्ट में क्या होगा, जो धरती है वो गर्म हो जाएगी। ओके, एशिया वाले पार्ट में धरती गर्म हो जाएगी, सॉरी, ठीक है, एशिया वाले पार्ट में धरती गर्म हो जाएगी। उससे क्या होगा, लो क्रिएटिंग अ पावरफुल लो प्रेशर सिस्टम ओवर इट। उससे क्या होगा, लो प्रेशर सिस्टम होगा। क्यों होगा, टेम्परेचर हाई है, जब टेम्परेचर हाई होगा तो लो प्रेशर सिस्टम होगा। टेम्परेचर हाई, लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर किसका, विंड का। ओके, सिंस द एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन हमेशा हवा जो है, एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। ओके, हवा हमेशा इस डायरेक्शन में चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द कूलर हाई प्रेशर ओशन टुवर्ड्स द हॉट लैंड। आप देखें जो हवाएं चल रही हैं वो तो ठंडी आ रही हैं, ठीक है, लो प्रेशर की तरफ से। जब हाई प्रेशर जब ओशन की तरफ से, मतलब इसमें बोला है कि विंड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द कूलर हाई प्रेशर ओशन टुवर्ड्स द हॉट लैंड। हाई प्रेशर आपको जहाँ पे गर्मी होगी उस वाली लैंड पे हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। These ocean winds carry moisture that condenses over the warmer land and falls in the form of heavy monsoon rains। और ये जो ओशन की जो हवाएं चल के आएंगी ना वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, नमी लेके आती हैं, फिर वो इवेपोरेट हो जाती हैं, फिर वो कंडेंस होती हैं, फिर क्या करती हैं, वार्म करती हैं लैंड को, और फिर बारिश के फॉर्म में
जो है बरस जाती हैं। दैट इज वाई मानसून कॉमनली रेफर्स टू द सीजनल रेन्स rather than the winds। इसी वजह से जो है मानसून को सीजनल रेन्स भी बोला गया है कि इस सीजन ये एक इनका समय होता है, टाइम पर तब बारिश होती है rather than winds। तो इसको हम इस कॉन्सेप्ट को पहले अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट जो है मैंने अभी आपको बताए थे कि जो एयर है वो मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और एक चीज हमने इसमें पढ़ी थी कि जहाँ पे जो लैंड है अगर वो गर्म है तो वहां पे क्या होगा, जब लैंड गर्म होगा तो वहां पे टेम्परेचर हाई होगा और लो प्रेशर एरिया होगा विंड का, ठीक है। और एक चीज और बताई थी, पानी जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। लैंड जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। मान लीजिए लैंड वाला एरिया है और जो पानी वाला एरिया है, ठीक है। तो लैंड में अगर हीट है तो वहां पे हाई टेम्परेचर होगा, वहां लो प्रेशर एरिया होगा। और जो जो टेम्परेचर है और विंड जो है प्रेशर, इनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है हमेशा। ओके, तो अभी जो है हम ये कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं फिगर 3.9 को, ये वाला। इसमें क्या बताया, ये समर है, ये विंटर की बात कर रहे हैं। समर में हम देख लेते हैं कैसे। अब आप देखिए अरेबियन से ये हमारा लैंड वाला एरिया है, ओके, ये हमारा ओशन है, ठीक है, ये ओशन है, ठीक है, ये पानी है हमारा, ओके, ओशन है ये, ओके। और ये क्या है, ये लैंड वाला पार्ट है। तो आप देखेंगे ये अफ्रीका वाला पार्ट है, ये अफ्रीका है और ये अरेबिया, तो आपको पता चल गया। तो आप इस चीज को देखिए, जो ओशन है ना, इंडियन ओशन, वहां पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लो होगा। क्या होगा, लो टेम्परेचर। ओशन में लो टेम्परेचर होगा। और विंड कैसी होगी, विंड जो होगी हाई प्रेशर होगा। इनवर्स रिलेशनशिप है, इसके विषय मैंने बताया था। तो जब आप लैंड वाले एरिया में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हाई टेम्परेचर होगा समर्स में, तो प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो हवा कैसे चलती है, हवा मैंने आपको क्या बताया था, हवा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। अब देखिए हवा ऐसी जा रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की एरिया की तरफ जा रही है, जो हमारा ए पिक्चर जो कि समर की बताई है। अब हम ऐसे ही विंटर के बारे में देख लेते हैं। ये विंटर की पिक्चर है। तो ये यहाँ पे टेम्परेचर, ये पानी है हमारा, ओशन है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है हमारा, लो टेम्परेचर है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ओके। तो हवा कैसी जाएगी, हवा ऐसी आएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जो नॉर्थ ईस्ट मानसून में उसमें कैसी आ रही है, उसमें ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ रही है। यहाँ पे टेम्परेचर लो है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हाई है, और इन दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे जो हवा जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ रही है, इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पे जो है इस तरीके से ऊपर की ओर जा रही है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो, यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, ओके। तो इस तरीके से जो है यहाँ हवाएं चलती हैं। यहाँ ठंडी हवा है लैंड पे और समुद्र में क्या है, गर्म हवा है, ओके। The pattern reverses in winter when the landmass cools down more rapidly than the ocean। जो पैटर्न है वो विंटर सीजन में बिल्कुल ही बदल जाता है। लैंड मासेस जो है, मतलब जो धरती वाला एरिया है वो ठंडा हो जाता है बहुत जल्दी, ओशन से तो हमें पता ही है, और बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है। नहीं, लैंड मास जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है एज कम्पेयर टू ओशन। ओशन में तो काफी समय लगता है उसको ठंडा होने में। नाउ द लैंड हैज अ हाई प्रेशर सिस्टम। लैंड का कैसा सिस्टम होता है, हाई प्रेशर सिस्टम होता है, जबकि ओशन का जो है वो गर्म होता है विद रिलेटिवली लो प्रेशर के। दिस कॉजेज द विंड्स टू ब्लो इन द, इस वजह से जो विंड, जब हवा अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है फ्रॉम द लैंड से, जब हवा ओशन की तरफ जा रही है तो वो ड्राई कंडीशन लेके आती है एशिया वाले पार्ट्स में, ओके। Coming to India, the monsoon rains typically advance from the southern tip of India in early June, moving northward over several weeks until they cover the entire subcontinent by mid-July। जब इंडिया की अगर हम बात करें, वहाँ पे मानसून जो हैं
वो सदर्न वाले एरिया से जो होते हैं वहाँ से शुरुआत होती है अर्ली जून में, और फिर वो वहाँ से जून में जब उनकी शुरुआत हो जाती है फिर वो धीरे धीरे जो है नॉर्थ वर्ड की तरफ मूव करने लग जाते हैं जुलाई के मंथ में, सेवरल वीक्स में। फिर वो पूरे ही इंटायर सब कॉन्टिनेंट में मिड जुलाई में आ जाते हैं। इट इज़ नॉट अ स्मूथ प्रोग्रेशन, ये जो है बहुत, ये हवाएं जो हैं वो आसानी से कहीं भी जो है वो चली जाती हैं, ठीक है। दिस इज नॉट अ स्मूथ प्रोग्रेशन, ये बहुत स्मूथ प्रोग्रेशन नहीं है थ्रू द वेस्टर्न घाट्स की तरफ अगर हम देखें तो। वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है, वेस्टर्न घाट्स में मान लीजिए ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, मैंने आपको बताया ये वेस्टर्न घाट्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ओशन होगा। तो जब ओशन होगा तो यहाँ पे ओशन से जब हवाएं चल के जाएंगी तो यहाँ पे जो है एक चीज, कुछ हिल्स होंगे वो बैरियर का काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई रेनफॉल देखने को मिलेगी। और इस वाले एरिया में, जो डेक्कन वाले एरिया में, यहाँ पे लो रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। ओके, ये चीजें होती हैं यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में। एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर, जैसे मैंने बताया वेस्टर्न जो घाट्स होते हैं वहाँ की ऐसी टोपोग्राफी होती है कि कुछ ऐसे फीचर्स, मतलब कि पेड़ पौधे होते हैं, कोई चीज ऐसी होती है जो बैरियर का काम करती है, वेस्टर्न स्लोप्स को ढलान दे देती है कि रिसीव मच रेनफॉल, कि ज्यादा बारिश हो जाए वहाँ पे। जबकि डेक्कन प्लेटू जो है वो ईस्ट में आता है, वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है एंड ऑफन विद इंटरप्शंस। दिस इज कॉमनली कॉल्ड द समर, और इसी वजह से समर को साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। और साउथ वेस्ट रिफ्लेक्टिंग द डायरेक्शन द विंड्स कम फ्रॉम, और साउथ वेस्ट जो बारिश होती है ना वो ये बताती है विंड किस डायरेक्शन से आती है, तब साउथ वेस्ट मानसून हम उस वजह से उसको बोल रहे हैं, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन से क्या हो रहा है, वो हवा जो है आ रही है साउथ वेस्ट वाले डायरेक्शन से, तो इसलिए इसको हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। एज विंटर अप्रोचेस, विंटर में क्या होगा, द विंड्स रिवर्स एंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। विंटर में क्या होगा, विंड जो है, हवा जो है उल्टी चलेगी, ईस्ट की तरफ से चलेगी, एंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। और नहीं सॉरी, विंटर में क्या होगा, जो हवा जो होगी वो चलेगी लैंड से ओशन की तरफ चलती है। तो इसी वजह से जो है वी जस्ट से दीज आर ड्राई विंड्स, इसी वजह से इसको सूखी हवा बोला जाता है। दैट ब्रिंग्स कोल्ड वेदर टू साउथ इंडिया, इसी वजह से यहाँ पे जो मौसम है साउथ इंडिया में ठंडा हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैम पासिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल, जब वो बे ऑफ बंगाल में पास कर रही होती है तो वो अपने साथ कलेक्टिंग सम मॉइस्चर, अपने साथ कुछ मॉइस्चर लेके आती है एंड ब्रिंग रेनफॉल्स टू पार्ट ऑफ ईस्ट एंड साउथ इंडिया, और फिर वो जाके बारिश कर देती है ईस्ट और साउथ इंडिया वाले पार्ट में। दिस इज कॉल्ड द विंटर और नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसी वजह से इसको विंटर और नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। डोंट मिस आउट, इसको हम समझने वाले हैं इस टॉपिक को। मनसीराम लोकेटेड इन मेघालय, मनसीराम जो है ये मेघालय में लोकेटेड है, ये कोई प्लेस है, और रिसीव द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो इसी एरिया में होती है पूरी दुनिया के अंदर, मनसीराम मेघालय के अंदर। अबाउट 11,000 मिलीमीटर विच इज द सेम एज 11 मीटर, कितनी बारिश होती है, 11,000 मिलीमीटर होती है। ओके, जो कि सेम मानी जाती है कि वो 11 मीटर तक की बारिश हुई है। ओके, ये शो भी की गई, आपको इसमें पिक्चर शो करके दिखाया गया है कि मनसीराम जो है वो कैसा प्लेस है, वहाँ पे किस तरीके से जो है वहाँ पे पूरा उनका दिखाया है, बारिश कैसी हो रही है यहाँ पे फिगर 3.10 में शो किया गया। ओके, monsoons have inspired many rags in both Carnatic and Hindustani classic music. Megha Mandhar and Amrutvarshini are names of a couple of them. Monsoons जो है, monsoons के जो सीजन्स होते हैं, जो उसमें जो बारिश होती है ना, उसकी जो थोड़ी थोड़ी जो हमें, मतलब कि जैसे बारिश होती है उसकी कुछ साउंड होती है अपने अलग, उसी को इन्होंने उससे इंस्पायर होके जो है कर्नाटिक और हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक है उसमें रागास को फॉर्म किया गया है। उससे इंस्पायर होके बारिश की जो साउंड है ना उससे उन्होंने रागास को बनाया है, उससे प्रेरित होकर रागास को बहुत सारे राग्स जो हैं कर्नाटिक और हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक्स में उनको बनाया गया है, जैसे कि मेघमधार एंड अमृतवर्षिणी, जो कि कुछ उनके नेम्स हैं। Let's explore. Since the ability to predict the monsoon rainfall has been an important aspect of life in India. Monsoon rainfall जो होते हैं, मानसून की जो बारिश होती है उसका पता लगाना, पहले से अनुमान लगाना एक बहुत बड़ा जो है पहलू है इंडिया के अंदर,
Our ancestor observed nature around them carefully. पहले ज़माने में क्या होता था, जो हमारे पूर्वज होते थे वो नेचर को देख के पता लगा लेते थे कि अब बारिश होने वाली है. They develop local traditional knowledge. उनको बहुत पारंपरिक ज्ञान होता था, उनको अनुभव होता था, उससे वो पता लगा रहे थे कि अब जो है मानसून आने वाले हैं. दिस ट्रेडिशनल नॉलेज एंड इम्पॉर्टेंट हेरिटेज वी मस्ट प्रिजर्व. ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना उनके पास, ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी एक धरोहर है जिसको हमें संरक्षित करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, फिशरमैन ऑन द कोंकण कोस्ट प्रेडिक्ट द ऑनसेट ऑफ द मानसून when fishes that normally stay underwater are seen at the surface. आप देखें जो फिशरमैन जो होते हैं ना कोंकण कोस्ट में, वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अब मानसून आने वाले. कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं? जो फिश जो होती है वो नॉर्मली पानी में रहती है, तैर रही होती है, और जब वो ऊपर की सतह पे जब दिखने लग जाती है ना, तो ये पता चल जाता है कि अब बारिश जो है आने वाली है. इन पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडियन मानसून इज सेट टू बी अराइव विद इन 15 डेज के अंदर क्या होगा, सदर्न वाले एरिया से जो है सदर्न वाले एरिया में क्या होगा, मानसून आ जाएंगे विद इन 50 डेज, जब ये इस तरीके से मछली अपनी एक्टिविटी करेगी कोंकण कोस्ट पे. आफ्टर द गोल्डन शावर ट्री, और एक और चीज़ है, गोल्डन शावर ट्री होता है जब उस पर फ्लावर खिलने लग जाते हैं तो उसके से भी ये पता चल जाता है कि अब जो है बारिश होने वाली है. सम कम्युनिटीज ऑल्सो बिलीव दैट व्हेन crows build their nest high on tree tops. कुछ कम्युनिटीज ने ये भी बताया जब कौवा अपना घोंसला जो है पेड़ों की ऊंची मतलब ऊंचाई पर जब बनाता है ना, तो इंडिकेट्स लेस रेनफॉल, तो कम बारिश होगी. अगर मान लीजिए उसने अपना घोंसला जो है नीचे की तरफ बनाया है तो इसका मतलब ये है कि रेनफॉल जो है बारिश जो बहुत ज़्यादा तेज होगी. तो इस तरीके से जो पहले के लोग थे, एंसेस्टर थे, उन्होंने अपने प्रेडिक्शन से बताया, एक प्रेडिक्शन से ऑब्जर्व किया कि मॉनसून्स आने वाले हैं. मॉनसून्स जो है अब उनको मतलब एक आभास हो जाता है कि मॉनसून जो है अब उनकी शुरुआत होने वाली है. इस तरीके से वो प्रेडिक्शंस करते हैं. जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनको काफ़ी अच्छा ट्रेडिशनल नॉलेज है, अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने ये चीज़ बताई है. मेक अ लिस्ट ऑफ सच लोकल नॉलेज अबाउट रेन, फॉग, स्नो और हेल इन योर एरिया. तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से कुछ लोकल नॉलेज जो है आपको होनी चाहिए कि बारिश आपके एरिया में जो है बारिश कब होती है, कब बर्फ़ पड़ती है और कब जो है ओले गिरते हैं. तो इस तरीके से आप भी जो है डिस्कस कर सकते हैं अपने एरिया के लोगों के साथ. थैंक यू. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.